किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारा यानी कि दूरदर्शन किसान का और साथ ही साथ हमारे देश की सरकार का भी यही उद्देश्य है कि हमारे किसान सशक्त हो सके, उनकी जो खेती किसानी है, उनकी कृषि जो है विकसित हो सके। इस दिशा में कई अहम कदम उठाए जाते हैं, उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो फिर आइए एक ऐसी ही अनूठी जानकारी और आप तक पहुंचाते हैं। क्या कहा है हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने, आइए दिखाते हैं आपको। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाई और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। बिल्कुल, तो देखिए 29 मई से 12 जून तक लाया जा रहा है एक अनूठा अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसमें आपको कहीं नहीं जाना है। कृषि वैज्ञानिक आपके दर तक पहुंचेंगे आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए। तो जैसे हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि सवाल पूछिए, समाधान हासिल कीजिए, साथ ही साथ अपनी खेती किसानी को उन्नत बनाइए, पैदावार में बढ़ोतरी कीजिए, लागत में कमी लाइए। और हमारा ये जो कार्यक्रम है हेलो किसान, ये भी एक माध्यम है आपकी पैदावार को बढ़ाने का और साथ ही साथ लागत में कमी लाने का, आपकी खेती किसानी को उन्नत बनाने का। इसमें भी तो हम आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाते हैं। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर हम चर्चा करेंगे, किन विषयों पर आपके सवाल हम सुनेंगे, समाधान आप तक पहुंचाएंगे, आइए बता देते हैं आपको विषय क्या रहने वाले हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के। आज के हमारे कार्यक्रम के जो विषय हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन फसलों में उर्वरकों के प्रयोग के बारे में और साथ ही चर्चा होगी मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण पर भी। दोनों ही अहम विषय हैं। अगर इसके संबंध में आपके पास कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-113060 और 1800-113061 हमारे टोल फ्री नंबर है, निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान हमें कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही बता दें, व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 8800-520-717 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और एक और माध्यम है, वो है ईमेल आईडी का। जी हाँ, ईमेल कर सकते हैं आप हमें। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com, जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान हमें ईमेल कीजिए। हम आपके सवाल को शामिल करेंगे, समाधान आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो माध्यम हमने आपको बता दिया है कि किन के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और जवाब कौन देंगे। आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर निशु जोशी जी, जो सहायक प्राध्यापक हैं सस्य विज्ञान संभाग कृषि महाविद्यालय नागौर राजस्थान में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जोशी, आपसे हम आज जानकारी लेंगे मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। तो बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं कार्यक्रम में आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आजकल के हम दौर की बात करते हैं। मोटे अनाज के प्रति बहुत जागरूकता आई है लोगों के समक्ष, और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। चाहे हम आम जन की बात करें, चाहे हम किसानों की बात करें, मोटे अनाज के उपयोग को, खेती को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? मोटे अनाज का महत्व तो आप सबसे पहले समझा ही दीजिए। बिल्कुल, आपने सही बोला। किसानों के अंदर अभी जागरूकता आई है, क्योंकि 2023 में हमने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज जो है वर्ष मनाया था। इसके बाद धीरे धीरे सरकार की इतनी योजनाएं आई, जिसकी वजह से जिनका फायदा लेने के लिए जो है कितना बेनिफिट हो रहा है, सरकार बहुत प्रमोट कर रही है। इस वजह से किसानों के इसके लेके जागरूकता जागी है। और ऐसा नहीं है, पहले भी जो है बाजरा, जैसे बाजरा है, हमारा सोरगम है और जो रागी है, इनकी महत्वता पहले भी रही है। पर इसके अलावा माइनर मिलेट्स जो है, इनको और ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया है कि को भी हमारी जो खाने प्रयोग किया जा सके। इसके अलावा कुछ दो भी है, जैसे बकवीट कुट्टू जो होता है, और इसके अलावा अमेरंथस है, चौलई, इनका भी जो है सरकार ने इनको भी इसके अंदर सम्मिलित किया है। तो टोटल हम बात करें तो 9 जो है आपके मिलेट्स जो है इसके अंदर सम्मिलित किए गए, जिन्हें हम मिलेट्स के अंदर टोटल ले सकते हैं। 3 मेजर है, 5 माइनर और 2 आपके सूडो सीरियल्स के अंदर आते हैं। और इससे अलावा बात करें तो ये जो हमारे मिलेट्स की जो नॉलेज है, जो इसका ज्ञान है, ये बहुत पहले पुरानी सदियों से आता रहा है। जैसे अभिज्ञानम के अंदर इसका व्याख्यान किया गया है, आप सुश्रुत संहिता के अंदर इसका देख सकते हैं, व्याख्यान है। इसके अलावा और भी कहीं कहीं जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें भी इसके कई अवशेष मिले हैं। बिल्कुल। और अब हम इतने ज्यादा इसके अंदर सुदृढ़ हो चुके हैं कि अब हमारा मिलेट के अंदर हमारा जो हम टॉप लीडिंग प्रोड्यूसर है इसके, और एरिया और प्रोडक्शन दोनों के अंतर्गत देख सकते हैं। अफ्रीका के बाद एशिया के अंदर बात करें तो जो इसका जो है 20% है प्रोडक्शन और 20%। बिल्कुल, तो हम कुल मिलाकर यहाँ पर कह सकते हैं कि मोटे अनाज बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये नए नहीं है। जागरूकता हालांकि लोगों में अब ज्यादा फैल रही है, लेकिन ये बहुत वर्षों से उपयोग किए जा रहे हैं। कहीं गेहूं और धान के चक्कर में हम इन्हें भूल गए थे, लेकिन फिर से अभी हमारी थाली का हिस्सा बनने लगे हैं। तो इनका खाद्य प्रसंस्करण कैसे कर सकते हैं, कैसे इनका सेवन कर सकते हैं अन्य अन्य उत्पादों के माध्यम से, इसके बारे में हम जानेंगे हमारी विशेषज्ञ से विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डाल लेते हैं। पिछले कई वर्षों में मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थों का चलन काफी बढ़ा है। बता दें कि मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सांबा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। मोटे अनाज और इनसे बने उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ने का एक बड़ा कारण है कि मोटा अनाज स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा रहता है। इसी को देखते हुए सरकार भी मोटे अनाजों की खेती, इसके प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर जोर दे रही है, जिससे किसानों की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। मोटे अनाजों का प्रसंस्करण करके आप कई तरह के उत्पाद बना सकते हैं। जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन बना सकते हैं। मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं। तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। कोदो मिलेट नूडल्स, ज्वार ब्रेड, ज्वार फ्लेक्स, रागी केक, कोदो मिलेट कुकीज, बाजरा और रागी फ्लेक्स जैसे उत्पाद भी बाजार में उपलब्ध हैं। मोटे अनाजों से बने ये उत्पाद स्वाद में तो अच्छे होते ही हैं, साथ ही ये हमारी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद रहते हैं। महिलाओं में अक्सर आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड की कमी पाई जाती है, लेकिन सेहतमंद संतान के लिए मां को बेहतर पोषण मिलना जरूरी है। ऐसे में महिलाओं में इन कमियों को दूर करने के लिए मोटा अनाज एक सस्ता और अच्छा साधन है। इसके अलावा मोटे अनाजों में जिंक, विटामिन ए, डी, ई और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं।
विस्तृत रिपोर्ट के माध्यम से मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण किस प्रकार कर सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया, कौन कौन से उत्पाद हम तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में जाना है। इस पर हम अपनी हमारी चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ महोदय का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर, जो मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश नई दिल्ली में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो जैसे आज हम बात करने वाले हैं ग्रीष्मकालीन फसलों में उर्वरकों के प्रयोग के बारे में, तो उर्वरकों का प्रयोग कितना सही तरीके से सटीक तौर पर करना जरूरी हो जाता है, सबसे पहले तो आप यही समझाएं हमारे दर्शकों को। देखिए अदिति जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि पहले हमें बेसिक्स जानने चाहिए, क्योंकि उर्वरक का संतुलित उर्वरक उपयोग करना बहुत ही जरूरी है जी। क्योंकि जो पीछे 50 सालों से सघन कृषि हमारे देश में की जा रही है, उससे हमारी जो मृदा है उसमें से पोषक तत्वों का खनन लगातार हो रहा है, तो वो बैलेंस जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो गया है। देखिए 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है हमारी फसलों को, और जब तक वो 17 पोषक तत्व जितनी मात्रा में हमारी फसल को ज़रूरत है उस मात्रा में नहीं मिलेंगे, तो वो आगे जाकर हमारी जो फूड चेन है, जो भी कंज्यूमर्स हैं, उनमें जो है ना केवल उस फसल में इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट का होगा, बल्कि आगे जाने वाले जो उसके कंज्यूमर हैं, जैसे कि कोई भी गेहूं को खाता है, चावल को खाता है, उसमें भी उन न्यूट्रिएंट का जो है कमी हो जाएगी। क्योंकि जब मृदा में हमारे कमी हो गई, देखिए आप पीछे 50 सालों में माइक्रो न्यूट्रिएंट की, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की और प्राइमरी न्यूट्रिएंट तो सारे डेफिशिएंट हैं। अगर नाइट्रोजन को देखें 98% डेफिशिएंट है, फास्फोरस 90% डेफिशिएंट है, जो अपना पोटास है वो 60% डेफिशिएंट है। उसके अलावा जो सल्फर और जिंक है, सल्फर भी आजकल 40% डेफिशिएंट है, जिंक 35% डेफिशिएंट है सॉइल्स में, और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट इसी तरह से जो ये हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ी है और प्लस प्रोडक्शन बढ़ा है। पिछले जब से 1950 से, जब से हरित क्रांति मिड 60s में आई है, उसके बाद में जो प्रोडक्शन है, देखिए 50 मिलियन टन था उस समय 2050 में, सॉरी 1950 में। जी। उसके बाद आज जो है ये अनुमान है आज के फूड ग्रेन प्रोडक्शन का कि वो 330 मिलियन टन होगा। तो देखिए 50 से हम 330 मिलियन टन फूड ग्रेन्स की जो हमने विकास यात्रा पूरी की है, उसमें निश्चित रूप से हमने उतने ही न्यूट्रिएंट अपनी जमीन से जो है वो खनन किए हैं जी। हमारा सही जब होता कि जब जितने न्यूट्रिएंट हमने जमीन से लिए, अगर उतने ही हम जमीन को वापस देते तो उसकी जो मृदा उर्वरक शक्ति है वो बिल्कुल बनी रहती जी। आज हमारी मृदाएं जो हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए, सल्फर के लिए और जिंक के लिए, इनके लिए है जो वो पुकार के कह रही हैं कि मुझे ये चाहिए, उसका जो असर है हमें फसलों के उत्पादन में अदिति जी मिल रहा है। बिल्कुल। वो कैसे मिल रहा है? देखिए जो 70-80 का दशक था, जब हम 1 किलो N+P+K डालते थे, इन तीनों का 1 किलो डालते थे, तो हमें 13.5 किलो अनाज, फूड ग्रेन्स हमें एडिशनल मिलता था, जिसमें ना डालें और जिसमें डालें, जिसमें डालते थे उसमें एडिशनल मिलता था उससे। आज की स्थिति ये है कि अगर हम 1 किलो NPK एडिशनल डालते हैं, उससे केवल हमें 3.5 किलो अनाज मिलता है। अब ये 13.5 किलो से 3.5 किलो और कहीं कहीं तो इससे भी कम है, ये जो आई है कमी, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए कृषि वैज्ञानिकों ने जब इस पे पूरा गहन अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जो हम इन पिछले 50 सालों में 50-60 सालों में जो जमीन में जो पोषक तत्वों की मात्रा थी वो लगातार कम होती गई और उसकी सप्लाई किसानों द्वारा नहीं की गई। बिल्कुल। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो 17 पोषक तत्व हैं, हमें ये समझना पड़ेगा। हमें जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि किस तत्व का कितना महत्व है, तब तक हम उसके साथ में, उस पोषक तत्व के साथ में जस्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि किसान उसे इग्नोर करता है। किसान सोचता है थोड़ा सा तो ये डलता है, 1 किलो जिंक 1 किलो बीघा में 5 किलो हमारे इसमें 10 किलो एकड़ का डलता है, तो क्या करोगे, डाल के छोड़ो अगर इसे नहीं डालेंगे तो। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों को अदिति जी ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिस तरह मनुष्य में बच्चों
में आयोडीन की जरूरत होती है। जी जी। आप जानते होंगे जब पहले आयोडीन नहीं था, वो मोटा साल्ट ढेले में आता था, उसको हम पीस के खाते थे, उसमें आयोडीन नहीं होता था। उस समय बच्चों में दिमाग का विकास नहीं हो पाता था बिल्कुल। लेकिन आयोडीन की बहुत कम मात्रा, आजकल सारे सॉल्ट जो मिलते हैं उनमें आप देखते हो लिखा रहता है आयोडाइज्ड साल्ट, उनमें आयोडीन की बहुत कम मात्रा उसमें मिली होती है। तो देखिए इसका क्या असर हुआ, एक अगर छोटी सी मात्रा आयोडीन की एक मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर सकती है, बच्चापन से ही उसको कम मंद बुद्धि कर सकती है, तो बताइए इसी तरह अगर से पोषक तत्व हम सही तरीके से नहीं डालेंगे तो एक तो मिट्टी की सेहत खराब होगी, साथ ही साथ फसलों में भी वो पोषक तत्व उपस्थित नहीं होंगे, जिसके चलते असर पड़ेगा, जैसे आप कह रहे हैं, उपभोक्ताओं की यहाँ पर सेहत पर भी, उनके अंदर भी वो कमियां आएंगी। तो ऐसे में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ दे रहे हैं कि सही तरीके से, सही समय पर, सही मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। और विस्तार से हमारे विशेषज्ञ ने समझाया है। इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, जानेंगे कि ग्रीष्मकालीन फसलों में कौन कौन से उर्वरक डालने चाहिए, किस तरह से डालने चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारी एक विशेष रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में उर्वरकों का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस समय खेतों में लगी ग्रीष्मकालीन फसलों में उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने से पैदावार अच्छी हो सकती है। टमाटर और मिर्च में 35 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के लगभग 45 से 50 दिनों बाद दूसरी टॉप ड्रेसिंग करें। फूल गोभी में खेत की तैयारी के समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में मिला दें। रोपाई से पहले 120 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर और खेत की अंतिम तैयारी के समय आधी मात्रा में नाइट्रोजन और संपूर्ण मात्रा में फास्फोरस और पोटाश भूमि में मिला दें। शेष नाइट्रोजन को बराबर 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा रोपाई के 1 महीने निराई गुड़ाई के साथ डालें और दूसरा हिस्सा फूल बनने की स्थिति में पौधों को मिट्टी चढ़ाते समय मिलाएं। हल्दी के लिए खेत की तैयारी के समय 75 क्विंटल नाडेप खाद या 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद के साथ 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें। औषधीय फलों की बात करें तो मेंथा की फसल में 40 से 50 किलो नाइट्रोजन की तीसरी और अंतिम टॉप ड्रेसिंग जरूर करें। तो देखिए अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट जिसके जरिए आपने जाना कि ग्रीष्मकालीन की जो फसलें हैं उनमें किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं उर्वरकों का। देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उर्वरकों का सही तरीके से उपयोग किया जाए, जिसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से हमें उदाहरण के साथ यहाँ पर समझाया है। हम उम्मीद करते हैं हमारे जो किसान भाई हैं वो इसको बेहतर तरीके से समझे होंगे। और साथ ही साथ हम मोटे अनाज के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो उनका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। साथ ही अगर हम प्रसंस्कृत उत्पाद ले लें तो और भी ज़्यादा फायदा हमें भी मिल सकता है, उपभोक्ताओं को, और साथ ही हमारे किसानों को भी मिल सकता है। इसी संबंध में हमारी जो चर्चा है आगे हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन फसलों में उर्वरकों के प्रयोग के बारे में और साथ ही साथ मोटे अनाज में खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल आईडी पर मेल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें, एक सवाल आ गया है मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से और ये भेजा है पुरुषोत्तम जी ने तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। और डॉक्टर जोशी, ये आपके लिए है सवाल कि अगर मोटे अनाज में कीड़ा लग जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे तो जिस तरह जहां से ये प्रश्न आया है जम्मू कश्मीर, वहाँ मतलब इस तरह की जो फसलें होती है इनमें कीड़े लगने की संभावनाएं कम होती, फिर भी अगर आप ऐसा कुछ समस्या आती है तो वो कीड़े के अलग अलग प्रकार है। अगर फली छेदक टाइप के या फिर पत्ते खाने वाले अगर हैं तो आप इसके अंदर जो है जो क्विनालफॉस का स्प्रे कर सकते हैं। 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप किसी तरह की बीमारी है तो अगर कुछ पाउडर टाइप दिख रहा है आपको पत्तियों के अंदर तो आप इसके अंदर सल्फर डस्ट का स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए पुरुषोत्तम जी, जो भी यहाँ पर आपको लक्षण नजर आ रहे हैं जिनका जिक्र हमारी विशेषज्ञ ने किया है, अगर ऐसा कुछ नजर आ रहा है तो आप उनके कहे अनुसार जो उपाय है, जो उपचार है वो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब मैं यहाँ पर डॉक्टर तेवतिया का रुख करना चाहूँगी। सर, आपसे जानना चाहूँगी, ग्रीष्मकालीन फसलों की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में कौन सी फसल में किस तरह से उर्वरकों का इस्तेमाल करें, मिट्टी की सेहत को बेहतर कैसे बनाएं? हाँ, देखिए, जो अभी हम पीछे चर्चा कर रहे थे आपकी रिपोर्ट से पहले, तो मैं वहीं से थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ तो बहुत अच्छी कड़ी में बनेगी उसकी। देखिए, मैंने ये बताया कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं आज की तारीख में उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारी पैदावार घट रही है। देखिए, फार्मर हमारे नाइट्रोजन भी डाल देते हैं, फास्फोरस भी डाल देते हैं, कुछ पोटास भी डाल देते हैं, लेकिन जो जिंक है, सल्फर है, लोहा है, जस्ता है, बोरोन है और इवन कॉपर की भी आजकल बहुत डेफिशिएंसी ज़मीन में आ रही है। जब तक ये पूरा एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेके किसान नहीं चलेगा तो उसकी पैदावार में बढ़ोतरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक बाल्टी को लीजिए आप, ऊपर से नीचे तक छेद कर दीजिए तो पानी का जो लेवल है वो कहाँ जाके रुकेगा? जो सबसे नीचे वाला छेद होगा। इसी तरह से जिस भी पोषक तत्व की कमी होगी वहीं जाके आपकी पैदावार रुकेगी, वही आपकी पैदावार को घटा देगा। तो उसके लिए क्या है कि हमको अपनी मृदा की जांच करना बहुत जरूरी है कि हमारी जमीन में किस किस तत्व की कमी है। उसके लिए बढ़िया से नमूना लिया जाएगा, उसमें लेबोरेटरी में वो टेस्ट कराई जाएगी, उसके रिकमेंडेशन के अनुसार कि हमें क्रॉप कौन सी बोनी है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इन दोनों चीज़ों को मिला के जमीन में उर्वरता और हमारी फसल की ज़रूरत सभी तत्वों की, उसको जो है करके उसके हिसाब से हमें, उसको कहते हैं साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि जहाँ पे जैसी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हमको फसल को खाद देना होता है। जैसे किसान भाइयों के समझाने के लिए मैं कहूँ कि हर एक का साइज अलग अलग है, अलग अलग कपड़ा सिलवाते हैं, दर्जी सबकी नाप लेता है कि भाई इसको क्या चीज़ फिट होगी, इसको। इसी तरह से ज़मीन में, सबकी ज़मीन में अलग अलग उर्वरता होती है और अलग अलग पोषक तत्वों की उसमें कमी होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपके खेत में कमी है वो दूसरे गाँव के किसी किसान के खेत में भी वही कमी मिलेगी, क्योंकि ये वेरी करता रहता है। तो इसकी सॉइल टेस्ट की अपनी जांच कराएं। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 50 सालों में हमारी ज़मीन में जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जैविक कार्बन, जो कि मूल तत्व है हमारे, उसका जो तत्व है हमारी मृदा का, उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम हुई है। जो पहले मध्यम हुआ करती थी वो अब निम्न हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि मैकेनाइजेशन हुआ है हमारी कृषि में। हमारे जो पशु पहले रहा करते थे, 4-5 पशु हर एक फैमिली में रहा करते थे, अब वो रहते नहीं हैं। तो जो हमारी जैविक खाद थी, गोबर की खाद या फार्म यार्ड मैन्योर जिसको कहते हैं, पीछे पुराने ज़माने में तो 3 साल में तो कम से कम तीसरी साल हर एक खेत का नंबर आ जाता था, लेकिन आज किसान को वो मिलता नहीं है और वो केवल केमिकल फर्टिलाइज़र को ही इस्तेमाल करता है। जबकि अगर वो जैविक खाद भी डाले
तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, इनकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता, वो भी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है इनकी जी। और आप ज़्यादा भी उर्वरक डालकर और ज़्यादा फसल पे पैदावार ले सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि ऑर्गेनिक कार्बन भी जब आप मिट्टी टेस्ट कराएंगे तो उसमें आ जाएगी और वो भी अपने खेत में बराबर डालें जी। उसके बहुत फायदे होते हैं। नंबर 1 फायदा, उसका जल धारण क्षमता बढ़ती है जी। जहां आपको 10 दिन में सिंचाई की जरूरत पड़ती है, उसे डालोगे तो आपको हो सकता है 15 दिन में सिंचाई की जरूरत पड़े। तो और उससे जो संरचना है मिट्टी की वो अच्छी होती है, वो बफरिंग कैपेसिटी, ये जो अदिति जी, ये जैविक कार्बन है जो जी, ये जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, ये उनको अपने साथ बांध लेता है जी। क्यों? वो कैटाइन चार्ज होता है, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं जी। जो हमारे न्यूट्रिएंट है उनमें नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो आपस में मिलके वहां चिपक जाते हैं और जब जब जरूरत होती है फिर हमारी फसल को, तो वो छुट के वो पौधों को मिल जाते हैं। तो वो बैंक का काम करते हैं हमारे, वो अपने अंदर जो डिपॉजिट कर लेते हैं और जब जरूरत होती है तो उसको दे देते हैं। ये इतना बढ़िया, और उसमें जो आपकी भुरभुरापन है, जमीन में भुरभुरापन भी बहुत अच्छा होता है जैविक खाद से जी। तो उसमें एरेशन जो होता है, जो वायु का संचार है, वो भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए जैसे मानव जाति के लिए देसी घी का जो रोल है, वो ही मृदा में वो जैविक खाद का रोल है। अगर आपके शरीर में ताकत होगी तो आपको जो भी खाएंगे पिएंगे वो लगेगा। इसलिए अगर मिट्टी में जैविक खाद होगी तो आप जो भी आप तत्व डालेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे, तो उनका फसल को ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। अब मैं इस बात पे आता हूं कि जो अगर हमें स्वस्थ भारत का निर्माण करना है तो एज ए कृषि वैज्ञानिक मैं ये कहूंगा कि हमको स्वस्थ मृदा का निर्माण करना होगा। उसका मैं कारण बताऊंगा जी। उसमें कारण ये है कि जब हमारी मृदा में जो सूक्ष्म पोषक तत्व या कोई भी पोषक तत्व है, देखिए जितने भी पोषक तत्व प्लांट को जरूरत होते हैं, बिल्कुल उतने लगभग 99 या 98% हमारे व्यक्ति को, मानव जाति को जरूरत होती है जी। वही तत्व हम खाते हैं, उन्हीं के तत्वों की हमारी पूर्ति होती है जी। 1-2 एडिशनल हो सकते हैं, जैसे मैंने आयोडीन बताया, तो आयोडीन की पौधों को जरूरत नहीं होती है और जबकि मानव को जरूरत होती है। तो इनको छोड़कर सारे तत्व वही होते हैं। अब अगर प्लांट में ही कम होंगे तो देखिए उनके कंज्यूमर कौन? बिल्कुल, उपभोक्ताओं को भी नहीं मिल पाएंगे। उपभोक्ताओं में भी उन तत्वों की कमी आएगी। बिल्कुल। देखिए एक जो स्टडी के अनुसार, एक नेशनल इंस्टीट्यूट की स्टडी के अनुसार, उसने साफ कहा है कि पिछले 50 सालों में जो भी हमारे अनाज, खाने की चीजें हैं, उनमें 30% की न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हुई है जी। 30% अदिति जी एक बहुत मायने रखती है। 30% का डिग्रेडेशन आना न्यूट्रिशन में, वो अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता का विषय है जी जी। तो अब क्या होगा कि जब फसल में कम है, फसल को कौन, एक तो व्यक्ति खाएगा, उसको मानव जाति खाएगी, दूसरा पशु जाति खाएगी, उसको फॉडर के रूप में खाएगी, और उनमें भी कमी हो जाएगी। देखिए आज बच्चों में ही सफेद बाल हो गए, सफेद धब्बे आने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है कि जब अगर हमारी मिट्टी की सेहत हम अच्छी कर लेंगे तो उससे हमारी जो उपज है वो भी अच्छी गुणवत्ता वाली होगी, पूरे पोषक तत्वों से भरपूर होगी। उनका सेवन हम करेंगे तो हमारे में भी कोई भी पोषक तत्व जो है उसमें कमी नहीं आएगी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सही तरीके से, सही समय पर, सही मात्रा में इस्तेमाल करें उर्वरकों का, जिससे हमारी मिट्टी की सेहत बेहतर बनी रहे, गुणवत्ता हमारी उपज की अच्छी बनी रहे। बिल्कुल, यहाँ पर आपको रोक रही हूँ, एक सवाल आ गया है मेरे पास, एक दर्शक का व्हाट्सएप के माध्यम से, उसे शामिल कर लेता है कार्यक्रम में। और ये भेजा है परशोत्तम जी ने ही एक और सवाल भेजा है जम्मू कश्मीर से, और इन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ पर पहले मोटा अनाज का उत्पादन होता था लेकिन अब नहीं बो पाते हैं क्योंकि मोटा अनाज जो है, खासकर ज्वार, उसे पशु पक्षी खाते हैं, साथ ही मक्का भी जानवर खा जाते हैं। इसका उचित उपाय क्या करें? किसान मोटा अनाज लगा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, ये समस्या आपने सही बोली। पशु पक्षी जो होते हैं, ये जैसे ज्वार की बात करें तो ज्वार का सिट्टा जब आ जाता है, उसमें दाने बनने लगते हैं, तो आप जो पक्षी होते हैं वो उसके दाने सारे खा जाते हैं। तो इसका उपाय यही है कि आसपास आप जो हम खेतों में पुरानी जो हमारी पद्धति थी, स्केयर क्रो टाइप, मतलब कोई
डराने के लिए या कोई एक आदमी रख सकते हैं, क्योंकि जब तक दाने बन रहे हैं तब तक आपको उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप सुबह शाम को जो है थोड़ा सा कुछ बजा के उन पशु पक्षियों को उड़ा सकते हैं। जानवरों से बचाने के लिए आप आसपास अपने जो है तारबंदी या कुछ बना के उन जानवरों से बचा सकते हैं। इसके अलावा यही मेन जो है इसी टाइम पे आपको बचाने की जरूरत है, ये इन्हीं तरीके से आप बचा सकते हैं अपने। बिल्कुल, तो ये कुछ उचित उपाय हैं जो हमारी विशेषज्ञ ने सुझाए हैं, इनका आप इस्तेमाल करके आप इनको अपना करके अपनी फसलों का बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ऐसी ही अहम जानकारियां हम लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसे जारी रखेंगे आगे भी, लेकिन अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन फसलों में उर्वरकों के प्रयोग के बारे में और साथ ही साथ मोटे अनाज में खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर ईमेल आईडी पर मेल करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। हम कार्यक्रम में उन्हें जरूर शामिल करेंगे। और एक और जो सवाल है व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंच गया है और ये भेजा है कानपुर से राम मिश्रा जी ने, और इन्होंने लिखा है कि बाजरा लगाते हैं उसके क्या क्या उत्पाद हम बना सकते हैं। तो डॉक्टर जोशी क्या कहेंगी, बाजरा लगाते हैं हमारे किसान, क्या क्या उत्पाद तैयार करें उसके? बिल्कुल, बाजरा जो है, बाजरे से कई उत्पाद बन सकते हैं। बाजरे की जैसे रोटी खाई जाती है, इसके अलावा उस आटे को आप यूज करके उसकी कुकीज, नान खटाई, इसके अलावा उसकी बड़िया बनती है मिक्स होके, पापड़ बन सकते हैं, केक्स बनते हैं इसके अलावा इसके अलावा इसकी इंस्टेंट जो रेडी टू ईट, रेडी टू कुक जो मील्स का आजकल जो सरकार ने प्रावधान किया है आपने अलग काफी योजनाओं के अंतर्गत रेडी टू ईट, रेडी टू कुक के अंदर, इसके अलावा बेबी फूड्स जो होते हैं, वीनिंग फूड्स, उसके अंदर भी इनको यूज किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर आयरन की काफी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम अगर हम इसका कंज्यूम करते हैं तो 16.9 जो मिलीग्राम जो है हमें आयरन प्राप्त होता है। तो ये सब जो उत्पाद है बाजरे के, इसके अलावा बहुत जो प्रचलन में है, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ तो यहाँ पे राबड़ी का बहुत कल्चर है जो है, इसकी आप राबड़ी बना सकते हैं, राब बना सकते हैं, खिचड़ा बना सकते हैं। सभी इसको थोड़ा सा आप भिगो के उसके बाद यूज कर सकते हैं। इसकी सबसे मेन बात यही है कि इसका 7 से 8 दिन तक ही इसके आटे को प्रयोग किया जा सकता है, उसके बाद इसके अंदर थोड़ी खटास आने लग जाती है, तो उसका ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, तो देखिए राम मिश्रा जी, आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। बढ़ते हैं आगे, हिमाचल प्रदेश के शिमला से राकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मेरा 2 प्रश्न है और पहला प्रश्न ये है कि हम हिमाचल में मोटे अनाज की खेती कैसे कर सकते हैं, और दूसरी बात ये, क्या मक्का है जैसे और है राजमा है, क्या इसको प्राकृतिक खेती में ला सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर जोशी, मोटे अनाज की खेती क्या की जा सकती है हिमाचल प्रदेश शिमला में, और अगर की जा सकती है तो क्या प्राकृतिक तौर पर की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। कुछ ऐसे फसलें हैं जिनको थोड़ा सा कम तापमान की जरूरत कुछ हिली एरियाज में होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपका ये प्रोसो मिलेट है। प्रोसो मिलेट जो है आपको उस तरह के हिली और ट्राइबल एरियाज के अंदर आप कर सकते हैं, बशर्ते बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए उसकी जो अंकुरण के लिए। तो कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे बाजरा, ज्वार, और ये जो है ये तो थोड़ा बहुत ज्यादा उच्च तापमान के लिए सहनशील है। तो इसके अलावा रागी को आप लोग जो है अगर 20 से 25 के आसपास उसके अंकुरण के टाइम पे अगर उसका तापमान आपके यहाँ मेंटेन रहता है इस खरीफ सीजन के अंदर, तो आप वो ले सकते हैं।
बिल्कुल। तो राकेश जी, आप निश्चित तौर पर मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं। कौन कौन से अनाज का आप चयन कर सकते हैं, और इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। प्राकृतिक खेती भी की जा सकती है, बस कुछ सावधानियां ज़रूर बरतें। तो जैसे डॉक्टर जोशी, हमारे जो किसान हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो जानना चाह रहे हैं यहाँ पर प्रसंस्करण के बारे में, मोटे अनाज की खेती के बारे में। अगर इनके बारे में कोई ट्रेनिंग लेना चाहे तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है? बिल्कुल, जो आजकल ये खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, ये 2 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है जो मोटे अनाज के लिए, इसकी अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहे तो ये कोई भी निकटवर्ती जो कृषि विज्ञान केंद्र है आपके, वहाँ ये चलती रहती है, क्योंकि सरकार ने काफी योजनाएं चला रखी मोटे अनाज पे, तो निकटतम कहीं भी आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार की काफी योजना है, आप मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का जो वेबसाइट है उस पर जाके देख सकते हैं। इसके कुछ योजनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है जी। ये एक ऐसी योजना है जिसके अंदर की सरकार ने वर्ल्ड क्लास फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण का एक प्लेटफॉर्म दे दिया है हमें, कि जहाँ फूड प्रोसेसिंग के लिए उन्होंने काफी बता रखा है कि प्रोडक्ट्स बता रखे हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी और भी योजना है, जैसे कि उत्पाद लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जो कि मिलेट्स के लिए ही चालू की गई है, जिसका काफी 11,000 करोड़ का इन्होंने आउटले बनाया है। इसके साथ साथ इस पे कम से कम जो 500 से ज्यादा स्टार्टअप स्टार्ट हो चुके हैं। हर साल जो है आप अपना स्टार्टअप अगर करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक मिनिमम उसके अंदर जो आपको एक अमाउंट भरना होता है, इसके कुछ क्राइटेरिया है जो आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इतना डिटेल में मैं यहाँ बता नहीं पाऊंगी। इसके अलावा और भी स्कीम्स है जो है प्रधानमंत्री की, जो है खाद्य प्रसंस्करण, जो उद्यम फेरीकरण योजना है, ये सब योजनाओं का आप काफी। इसके अलावा सरकार ने जो है पहले जो ये मुहिम चलाई थी जब मिलेट्स के लिए, तो सरकार ने बोला था कि एक राष्ट्र एक उत्पाद, अब एक जिला एक उत्पाद को भी काफी बढ़ावा मिला है, जिसमें कि हमारे 14 राज्यों के अंदर 212 डिस्ट्रिक्ट्स को इसके अंदर शामिल किया गया। तो एक ही को प्रमोट करने के लिए इसके साथ साथ 2022 के अंदर सरकार में ये भी बोला था कि हमारी नेशनल ब्रांडिंग यानी इंडियन ब्रांडिंग होनी चाहिए इसके अंदर, जिसको ब्रांड करके हम लोग बाहर, क्योंकि हम लोग काफी एक्सपोर्ट भी करते हैं इसके अंदर, हम सेकंड टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ जो मिलेट्स के। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं मोटे अनाज की खेती से, या फिर करना चाहते हैं वैल्यू एडिशन या फिर प्रोसेसिंग, तो उसके लिए ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से आप लाभान्वित हो सकते हैं। आप जानकारियाँ हासिल करके इस ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं और निश्चित तौर पर अपनी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर सकते हैं। और अच्छी खासी बढ़ोतरी तो तब भी कर सकते हैं जब आप सही तरीके से उर्वरकों का इस्तेमाल करें। इससे लागत में कमी आती है, पैदावार बढ़ती है, जिससे प्रभावित होती है हमारी आय और हमें लाभ मिलता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर तिवतिया मैंने, बिल्कुल सही कहा। तो क्या कहेंगे हमारे किसानों को उर्वरकों के बारे में, कि जैसे आप लगातार यहाँ पर बता रहे हैं कि उर्वरकों का सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसके बारे में पहले जानकारी हासिल कर लें, मिट्टी की जांच करवा लें, मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाएं। तो मिट्टी का अगर हम नमूना लेकर जाना चाहें तो उसके लिए भी कोई प्रक्रिया रहती है? बिल्कुल, एकदम सेट प्रक्रिया है नमूना लेने के लिए। देखिए, अगर नमूना ही सही नहीं होगा तो रिपोर्ट सही नहीं आएगी। चाहे वो आप खून का भी नमूना लें, वो भी सही तरीके से लिया जाना चाहिए। तो इसलिए नमूना लेने का तरीका मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जब खेत में आपका खेत खाली हो, 1 महीने से कम रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना किया गया हो, उसमें ऊपर की 6 इंच ज़मीन से 6 इंच मृदा में से सैंपल लिया जाता है और उसमें वी बना के लिया जाता है। वी का मतलब हमको ऐसे काटना होता है उसको वी करके, और जो 6 इंच होता है वो बीच की, एक किनारी से नहीं नापेंगे 6 इंच, जो गहराई है सीधे उसकी 6 इंच होनी चाहिए। और उसमें ये ध्यान रखना चाहिए वहाँ पे जैसे गोबर की खाद, जैसे बोरी के टुकड़े या कोई घास बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर घास है तो उसको आप घास को धीरे से फावड़े से ऐसे निकालेंगे जिससे उसकी मिट्टी वहीं पड़ी रहे, और उस घास को आप वहां से हाथ से निकाल के अलग डाल देंगे। ऐसा नहीं वो मिट्टी को छील के पूरी मिट्टी को अलग डाल दें घास के साथ में, ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद में आपको ऐसे वी लगाना है। वी में फिर दोनों स्लोप जो है आपके, इधर भी और इधर भी, उसमें से 1-1 इंच की परत नीचे तक 6 इंच की गहराई तक काटनी है और उसको एक आप
किसी भी कपड़े में, थैले में लेके रख लें। इस तरह के 1 एकड़ से लगभग 5 नमूने लिए जाते हैं और वो नमूने जैसे आपके कोने हैं 4 कोने, उसमें से आप अंदर आइए, कम से कम 20-30 फीट कोने से अंदर आइए, 4 ये हो गए और एक बीच में से सैंपल लेंगे। 1 एकड़ के खेत में से इस तरह से सैंपल लेंगे, उनको सबको मिलाएंगे, मिला के उनको फिर उस मिट्टी को कम किया जाता है। और अदिति जी, उस मिट्टी को कम करने का भी एक विशेष तरीका होता है जी। जैसे आप उसको कूट के सही से पाउडर बना के उसका ढेर लगाएंगे, तो ढेर लगा के आप उंगली से उसमें प्लस का निशान बनाइए चोटी पर जी। तो जो 4 खाने बन जाएंगे उससे, वो जो आमने सामने के खाने आप एक तरफ निकालेंगे, एक तरफ के, फिर उसको ढेर बना देंगे, फिर प्लस बनाएंगे, फिर दूसरी तरफ के खाने के निकालेंगे, जिधर से आपने पहले निकाला। प्लस का निशान आपको एक तरह का ही बनाना है, एक दिशा में। तो इस तरह से करके जब वो आधी किलो मिट्टी रह जाएगी, उस मिट्टी को पैक करके आप उसमें खेत का अपना जो भी सिंबल है, कहाँ कौन सा खेत है वो लिखेंगे, उसकी पूरी जानकारी, किसान का नाम लिखेंगे, वो सब लिखेंगे पूरी डिटेल करके जब प्रयोगशाला में दे के आएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से आपको मिट्टी का नमूना जो है लेकर जाना है प्रयोगशाला में, उसके बाद ही सही और सटीक जो जांच है वो हो पाएगी और जब नतीजे आएंगे तो उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि कौन से पोषक तत्व की कमी है और कितनी कमी है और कैसे आपको पूरी करनी है। बढ़ते हैं आगे, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के सांगली से महेश जी। आइए जाने उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मेरा टमाटर है अभी खेत में जी, तो अब बहुत बारिश हुई है जी, तो पौधे रुक से गए हैं, तो उसके लिए कौन सा उर्वरक देने से वो अच्छे से वो बढ़ जाएंगे? बिल्कुल, बढ़ाने के लिए देखिए सेठी जी, इससे पहले आपने कौन कौन से उर्वरक उसमें डाले हैं ये भी थोड़ा हमें मालूम होना चाहिए, और कितने दिन की फसल हो चुकी है आपकी? हेलो जी, कितने दिन की फसल है महेश जी आपकी? 35 डेज की। 35 डेज की। कौन कौन से उर्वरक अभी तक आपने डाले हैं? एनपीके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए हैं, एनपीके दिया है। ओके, तो देखिए आप जो है, अब आपने खाद, जैविक खाद दिया है क्या बुआई करते समय? हाँ दिया, कंपोस्ट दिया है। ओके, तो देखिए आप जो है उसमें अब बारिश हुई है और बारिश होने के बाद में आप जब पैर टेक हो जाए, जब पैर टिकने लगे खेत में, तब उस समय नाइट्रोजन डालिए। ये हैवी फीडर है नाइट्रोजन का भी, फास्फोरस का और पोटास का, जो टमाटर की फसल है। और इसमें आप 1 एकड़ में आप 10 किलो नाइट्रोजन डालिए अब की बार जो है। और उसको डालने के बाद फिर देखिए, अगर आपको फास्फोरस और पोटास डालना है तो आपको मिट्टी में मिलाना पड़ेगा उसको, क्योंकि फास्फोरस जब तक आप मिट्टी में नहीं मिलाओगे तब तक वो जड़ों को प्राप्त नहीं होगा। मैं उसको डिटेल में भी बताना चाहूँगा अदिति जी, अगर आप समय का वो दें। देखिए, फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो जमीन में मोबाइल नहीं होता है। मोबाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जाता है जी। इसलिए उसको जड़ों के पास डालना जरूरी होता है, जड़ जहाँ आ रही है, क्योंकि ऊपर पड़ा होगा तो जड़ ऊपर नहीं आएंगी उसको लेने के लिए, तो वो उसको मिट्टी में जड़ों के तक मिलाना जरूरी होता है। उसी तरह से पोटास थोड़ा बहुत मूव कर सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सेठी जी ने फास्फोरस और पोटास या तो बुआई के समय डाल दिए होंगे, और नहीं डाले हों तो माइक्रो न्यूट्रिएंट, और विशेषकर इसमें आप कॉपर और जिंक और मॉलिब्डेनम ये ज़रूर डालिए इसमें टमाटर में। और अगर आप चाहें तो पोटास थोड़ा डालिए, क्योंकि पोटास मजबूती देता है उसको जो जी। और उसके फल को भी, उसमें रोग और कीटों की जो इन्फेक्शन है उसको कम करता है। फास्फोरस जड़ों के उसको फैलाता है। तो आप ये खाद डाल सकते हैं सेठी जी इसमें, और इसका लाभ ले सकते हैं जी। और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट का। अगर आपको बारिश ज़्यादा हो जाए, टाइम ना मिले, तो स्प्रे के द्वारा न्यूट्रिएंट देना
सबसे बढ़िया तरीका सबसे है। सही है। तो बिल्कुल महेश शेट्टी जी हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है कि किस तरह से आप टमाटर में उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक सवाल हमारे पास आ गया है यहाँ पर रूपचंद जी का, पदमपुर श्री गंगानगर से। इन्होंने लिखा है कि मोटे अनाज में सिंचाई ज़्यादा करने पर कोई नुकसान होता है क्या, और इसकी हम पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं? मोटे अनाज जो है, पहली बात बोले तो मोटे अनाज जो हम लोग वर्षा आधारित फसलें हैं ज्यादातर, तो इन्हें सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। फिर भी आप अगर ऐसा है कि वर्षा के अंदर अंतराल ज्यादा आ रहा है तो आप 1 से 2 सिंचाई इसके अंदर दे सकते हैं ताकि उससे कोई हानि ना हो जी। और इसलिए इसमें ज्यादा पानी की मात्रा की जरूरत ही नहीं है, तो आप ज्यादा पानी ना दें और वर्षा के आधारित मतलब वर्षा पे भी ये निर्भर होकर पूरी फसल आप तैयार कर सकते हैं। ज्यादा पानी की इसमें मात्रा की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और साथ ही इन्होंने पूछा है कि पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं मोटे अनाज? हाँ, पैदावार के लिए यही है, इसके अंदर जो प्रैक्टिसेस जो होती है हमारी, जो बेसिक प्रैक्टिस है, सही समय पे खाद देना, इसके अलावा सही समय पे निराई गुड़ाई करना, कोई अगर रोग आपको दिख रहा है या कोई खरपतवार है, सबसे बड़ा जो आजकल समस्या जो हो रखी है सबसे ज्यादा जो है वो खरपतवार की। तो खरपतवार जो है इसके अंदर आप अगर सही समय पे शुरुआत के 10-15 दिन 20 दिन के अंदर आप खरपतवार इसके अंदर जो निकाल देंगे तो आपकी जो पैदावार है वो बढ़िया होगी, क्योंकि ये छोटी अवधि की फसलें होती है, ज्यादा लंबी नहीं होती है। फिर भी आपको लगता है कि अगर जो आपका जो खेत है उसके अंदर खरपतवार की मात्रा ज्यादा है तो आप उस फसल के हिसाब से उसके अंदर कोई भी जो है प्री इमर्जेंस यानी अंकुरण से पहले, फसल के अंकुरण से पहले कोई भी जो आपके निकटवर्ती जो वहां पे जो रिकमेंडेड है आपके एरिया का जो भी हर्बिसाइड है खरपतवार नाशी, वो आप उसके अंदर स्प्रे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से आप अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं और सिंचाई से कोई नुकसान नहीं होता है, इसके बारे में हमारी विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश जी, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। जी मैडम जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मूंग की फसल लगाई हुई है जी, तो इसमें क्या है कि इल्लियां नहीं मर पा रही है। क्या नहीं हो पा रही है? इल्ली लग गई है उसमें। हाँ, इल्लियां नहीं मर पा रही है। दवाइयाँ सभी किसान डाल रहे हैं, लेकिन इल्ली की समस्या जो है वो बरकरार है। बिल्कुल। किस तरह से कौन सा केमिकल डाला है मुकेश जी आपने? जी, कौन से केमिकल का इस्तेमाल कर चुके हो? कौन सी दवा का? जी मैडम जी, कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया है आपने? हमने वो क्या पता देखना कोरोजन। देखिए आप एक काम कीजिए, एक काम करिए, अब आप 1 ml प्रति लीटर आप इमिडाक्लोप्रिड इसमें डालिए और उसका स्प्रे कराइए, बिल्कुल, वो मर जाएगी। बिल्कुल। इमिडाक्लोप्रिड का आप इस्तेमाल करके इल्लियों से निजात पा सकते हैं। आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कीजिए, देखिएगा आपकी समस्या का समाधान आपको ज़रूर मिल जाएगा। और ऐसे ही बाकी हमारे किसान भाइयों बहनों की समस्याओं का समाधान भी हम आगे उन तक पहुँचाएंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन फसलों में उर्वरक के प्रयोग के बारे में और साथ ही साथ मोटे अनाजों के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि समय अब काफ़ी कम रह गया है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर मैं रुख करना चाहूँगी डॉक्टर तेवतिया का। डॉक्टर तेवतिया, हमारे एक दर्शक ने हमें सवाल भेजा है, गर्वित जी ने भेजा है हरियाणा रोहतक से, और इन्होंने भी टमाटर के संदर्भ में ही सवाल भेजा है कि इस मौसम में टमाटर में उर्वरकों का इस्तेमाल करके क्या अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल लिया जा सकता है। और अगर उनकी फसल खड़ी है तो देखिए, कुछ उर्वरक होते हैं फास्फोरस पोटास, वो बोते समय ही डाले जाते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट और नाइट्रोजन का आप स्प्रे कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि उसमें किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पत्तियों में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब एकमात्र फसल बोने के बाद यही तरीका रह जाता है कि फसल एक इंडिकेट करती है कि मेरे अंदर इस न्यूट्रिएंट की कमी है, उसका ध्यान रखें और उसका स्प्रे करें आप। क्योंकि टमाटर में फिर खड़ी फसल में मुझे नहीं लगता कि उसको मिला पाएंगे खेत में, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो स्प्रे के द्वारा आप संतुलित उर्वरक का जो प्रयोग कीजिए और उससे अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे भी हमारे एक दर्शक ने कॉल भी किया था कि कीटों की समस्या हो रही है, रोग लग रहे हैं उनकी फसल में, तो क्या ये भी उर्वरकों के सही पूर्ति के ना चलते होता है? आदिति जी, आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है। जो हमारी चर्चा आधी रह गई थी, जो मैं स्वस्थ मृदा स्वस्थ भारत की बात कर रहा था, और आपने भी अपनी रिपोर्ट में स्वस्थ किसान की बात की। तो स्वस्थ किसान आपकी रिपोर्ट में तो था कि भाई दवाई गोली और हॉस्पिटल में इलाज से स्वस्थ होगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा अगर मृदा स्वस्थ होगी तो उसको अस्पताल में कम जाने की जरूरत पड़ेगी। और क्यों जाने की जरूरत पड़ेगी मैं ये बताना चाहूँगा। जब पहले मैंने एक चरण पूरा कर लिया था कि जैसे हमारी मृदा में न्यूट्रिएंट की कमी आई तो हमारे पौधों में भी कमी आ गई, और पौधों में कमी आने से वो कमजोर हो गए। कमजोर, देखिए आदमी हो या पौधा हो, कमजोर पर जो इंसेक्ट पेस्ट और बीमारी उनका भी ज्यादा अटैक होता है। बिल्कुल, माफ कीजिएगा डॉक्टर तेवतिया, यहाँ पर रोक रहे कॉलर हमारे जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं, फिर चर्चा को आगे जारी रखेंगे। राजकुमार जी इंदौर के मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानते हैं उनका सवाल। हेलो जी सर, मैडम जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम जी, हमने पत्ता की फसल बोई थी और उससे हमें पत्ता की फसल लेना है, क्या ले सकते हैं? मक्का की फसल बोई थी, अब कौन सी फसल लेना चाहते हैं? जी उसमें और एक मक्का की फसल करना चाहते हैं। एक और मक्का की फसल करना चाहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर जोशी, क्या कहेंगे आप, क्या ले सकते हैं ये मक्का के बाद दूसरी भी फसल मक्का की इस समय? किस क्षेत्र से मध्य प्रदेश, इंदौर से बात कर रहे थे। अच्छा, तो मध्य प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, तो अपने रबी के अंदर रबी मक्का भी होती है, पर उसके लिए जो रबी मक्का आप ले सकते हैं, बशर्ते आपके उस एरिया में वो जो है मध्य प्रदेश में जिस एरिया में आप बिलोंग करते हैं वहां पे वो रबी मक्का होती हो, क्योंकि कुछ जगहों पे रबी मक्का ले सकते हैं। तो आप जो है कोई भी निकटवर्ती विश्वविद्यालय या कोई भी आपके कोई भी केवीके है वहां से एक बार संपर्क करके अगर उस तरह की आपकी वैरायटी आपके वहां पे उपलब्ध है तो आप उसकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तापमान उस तरह की जो वातावरण है वैसा होना जरूरी है। बिल्कुल। तो देखिए राजकुमार जी, आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने दे दिया है, और इसके साथ ही डॉक्टर जोशी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही रुक करते हैं डॉक्टर तेवतिया का, समय मेरे पास बहुत कम है, क्या कहेंगे हमारे किसान भाइयों बहनों को? बस किसान भाइयों को मैं ये कहूँगा कि अपने मृदा को स्वस्थ रखें और अगली पीढ़ी के लिए जैसी मृदा आपके पूर्वजों ने आपको दी थी वैसी मृदा ही कोशिश करें आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए दे के जाएं, क्योंकि अगर आपकी मृदा स्वस्थ होगी तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके पशु भी स्वस्थ रहेंगे और आपको बीमारियां भी नहीं होंगी, क्योंकि कम न्यूट्रिएंट नहीं आएंगे, और जो पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं आपको फसल में वो भी नहीं डालने पड़ेंगे, क्योंकि जो कमियां होती है पौधों में तो इंसेक्ट पेस्ट का ज़्यादा अटैक होता है और आपको पेस्टिसाइड उसमें डालने पड़ते हैं। एक तो पहले से ही उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा कम है, और दूसरे आप जहरीले जो मॉलिक्यूल वो भी डाल देते हो, तो वो आपके खाने में आते हैं, उसी की वजह से आपको हॉस्पिटल में भी ज़्यादा जाना पड़ता है, बीमारियां भी ज़्यादा रहती हैं और परेशानी ज़्यादा होती है। सबकी दवा है एक,
कि स्वस्थ मृदा रखिए और स्वस्थ किसान होगा उससे, स्वस्थ मृदा से। बिल्कुल, स्वस्थ मृदा होगी, स्वस्थ उपज होगी, स्वस्थ उपभोक्ता होंगे, स्वस्थ हमारे किसान होंगे, हमारे पूरा जो देश है वो स्वस्थ होगा। और इसी उद्देश्य के साथ यही जो अहम जानकारियां हैं हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी जानकारियां आपके लिए फायदेमंद या फिर कहें लाभकारी साबित हुई होंगी। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर तेवतिया आपका, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, जाना आपने उर्वरकों के प्रयोग के बारे में, महत्व को समझा है उसके, और साथ ही साथ मोटे अनाज की खेती और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में भी जानकारी हासिल की है आज के कार्यक्रम में। तो आज के कार्यक्रम की तो बात हो गई, अब अगले कार्यक्रम में हम क्या विषय आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा जायद फसलों में खरपतवार नियंत्रण, और इसके साथ ही फल एवं सब्जियों में परीक्षण पर भी हम चर्चा करेंगे। आपके पास कोई सवाल है इन दोनों ही विषयों के संबंध में, आप पहले ही हम तक पहुंचाइए, आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। इसके साथ ही फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, हमारा पेज खुलेगा, सवाल भी पोस्ट कीजिए या फिर कोई सुझाव है कार्यक्रम के लिए वो भी पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे और समाधान आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और तमाम जो जानकारियां हैं पुनः हासिल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।